प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इस उत्तर भारत के मैदान का जो निर्माण है वो 3 रिवर सिस्टम के द्वारा किया गया है। पहला सिंधु रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। मैं रिवर सिस्टम कह रहा हूँ तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि इन नदियों के साथ साथ इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उन्होंने भी बड़ा रोल निभाया है इस मैदान के निर्माण में। और इन सभी नदियों ने लाखों वर्षों तक इस क्षेत्र में सेडिमेंट इकट्ठा किए, अवसाद इकट्ठा किया, तब जाकर इस मैदान का निर्माण हुआ। तो जलोढ़ मिट्टी इस मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है और भारत का सबसे उपजाऊ वाला क्षेत्र है ये। इसका विस्तार अगर क्षेत्रफल में देखें 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। लंबाई पश्चिम से पूर्व अगर देखेंगे तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है वो कहीं कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, तो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये डाटा एनसीईआरटी का है तो आप निश्चिंत रहिए। इतनी जानकारी आपको हो गई कि पानी आसानी से यहाँ अवेलेबल है और जलवायु भी अनुकूल है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? पहली बात, कृषि बड़े पैमाने पर होगी यहाँ पर, और दूसरी, जनसंख्या भी बहुत अधिक होगी यहाँ। इस उत्तर भारत के मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पंजाब का मैदान जो पश्चिम में है, जो ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में है, और दूसरा गंगा के मैदान, और तीसरा ब्रह्मपुत्र के मैदान। बात करते हैं बच्चों पंजाब के मैदान की। इस पंजाब के मैदान का जो निर्माण है किन नदियों के द्वारा हुआ होगा, सोच के देखिए। तो सिंधु नदी और इसकी जितनी भी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनके द्वारा इस पंजाब मैदान का निर्माण किया गया है। सिंधु की 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इस पंजाब मैदान की खासियत बच्चों ये है ना कि यहाँ दोआब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दोआब क्या होते हैं? 2 प्लस आब, आब मतलब पानी। 2 नदियों के या 2 पानी के बीच का जो मैदान है उसे दोआब कह दे रहे हैं। जैसे सिंधु नदी और झेलम नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है जो दोआब है, इसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। झेलम देख रहे हैं और चिनाब देख रहे हैं। झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब है इसे चाज दोआब कह दे रहे हैं, और चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब है इसे रेचना दोआब कह दे रहे हैं। नाम याद करना भी आसान है क्योंकि दोनों नदियों के द्वारा मिलाकर इसका नाम बनाया गया है। ऐसे ही रावी नदी देख रहे हैं और थोड़ा सा व्यास और सतलुज, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे बारी दोआब कह दे रहे हैं। व्यास और सतलुज के बीच का जो दोआब है इसे बिष्ट दोआब कह दे रहे हैं। तो इन दोआब के बारे में भी आप थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखिए। भारत के अंदर ये पंजाब का मैदान कहाँ कहाँ फैला होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। थोड़ा सा राजस्थान में है, पंजाब में है और कुछ हरियाणा में फैला हुआ है। अब बात करते हैं गंगा के मैदान की। गंगा के मैदान कहाँ से कहाँ तक होंगे? पश्चिम में तो ये जो घग्गर नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलती है वहाँ से लेकर, और पूर्व में तीस्ता नदी जो सिक्किम से आती है और बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इस बीच रीजन को गंगा के मैदान कहा जाता है। और गंगा के मैदान गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये गंगा का मैदान भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हम जानते ही हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र के मैदान की हम बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र के द्वारा और इसकी नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया गया इसे ब्रह्मपुत्र मैदान कहा जा रहा है। ये मुख्य तौर पर भारत में तो असम वाले क्षेत्र में ही है, बाकी बांग्लादेश में है उससे हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम भारत के मैदान पढ़ रहे हैं, भारत का उत्तरी मैदान पढ़ रहे हैं। तो इस आसाम रीजन में ब्रह्मपुत्र का मैदान पूरा फैला हुआ है। इस रीजन में आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई इतनी अधिक हो जाती है कि एक दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, नदी रिवर है, नदी आइलैंड कह सकते हैं, रिवर आइलैंड, वो भी यहाँ निर्माण होता है जिसे माजुली आइलैंड कहते हैं। एक नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है। पानी की अधिकता के कारण इस असम वाले रीजन में चावल और जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है। जूट जानते हैं ना, पटसन। तो ये आपने देख लिया क्षेत्र के हिसाब से ये 3 भागों में जो बांटा गया है
इस उत्तरी मैदान को। प्यारे बच्चों, इसके बाद वाले वीडियो में हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं कि संरचना के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। मतलब मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे कहीं कहीं इस मैदान में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, जहां नदियां गायब हो जाती हैं, उसके अंदर चली जाती हैं। और कहीं कहीं आप देखेंगे एकदम दलदल वाला क्षेत्र पाया जाता है, जहां बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और कहीं आप देखेंगे कि नई जलोढ़ मिट्टी, एकदम बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और कहीं आप देखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये 4 भागों में बांटा गया है, जिसे भाभर क्षेत्र कहते हैं, तराई कहते हैं, बांगर कहते हैं और खादर कहते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो वीडियो मत छोड़िएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक एक ज़रूर कर दीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोर्स लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पर 27 जनवरी से, और फरवरी के लास्ट तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। पूरी एनिमेशन वाली क्लासेस होंगी, 1-2 वीडियो डेमो के लिए उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए हमारा ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए एफर्टलेस तरीके से आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये मूवी देख रहे हैं, बिना किसी मेहनत के सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो ये NCERT ओरिएंटेड होगा, मतलब आप UPSC से लेकर SSC किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।